गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइम्स एकेडमी फाउंडेशन में। मैं मोहम्मद शाहिद आपके इतिहास के डर को दूर भगाने आप सबके सामने आ चुका हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के पहला चैप्टर जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, उसमें एक टॉपिक जो था कि इसके परिमाण क्या थे, रिजल्ट क्या हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद के, तो उसको 2 लाइन का है जिसमें हम क्वेश्चंस के फॉर्म में देख लेंगे। आज का ये हमारा वीडियो स्पेशली जो एनसीईआरटी का आपका बुक है उसके सॉल्यूशन के ऊपर है। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, जो अभ्यास दिए गए हैं, उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जब आपको तो पता होगा कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, यानी कि अगर आपका एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान 80 नंबर का पेपर होता है तो 40 नंबर के आपके क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि 40 नंबर के भले होते हैं लेकिन क्वेश्चन रहेंगे 80। आपको 80 में से कोई 40 क्वेश्चन को ओएमआर पर फिल करना होगा, तो इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप सबके लिए। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? आपको पता है इस चैप्टर का नाम ही था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय था, तो ये दोनों भी कहां आएंगे? यूरोप में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूरोप। दूसरा क्वेश्चन अपना है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? क्या आपको वियना कांग्रेस याद है? वियना सम्मेलन 1815 में किया गया था। 1815 में हुआ था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के नेतृत्व में हुआ था। ये सब तो याद ही होगा। तो किसकी पुनर्स्थापना की गई थी? तो यहां पर बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की जाती है। बुर्बो राजवंश को दोबारा बैठा दिया जाता है। आर्लेय वंश उससे पहले था, उसको हटा के मेटरनिक बोलता है तुम जाओ घरे, अब बैठेगा कौन? बुर्बो राजवंश। ठीक है, तो आइए अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कुछ याद है? मेजनी इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है उसे। साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था तथा एक योग्य सेनापति था। तो सेनापति किस चीज का था? क्या किसी आर्मी का सेनापति था? नहीं, एक संस्था थी, उस संस्था का नाम था कार्बोनरी। इसी संस्था का वह सेनापति था। तो इस क्वेश्चन का आंसर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? आखिर इटली और एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण था, उसके विपरीत में कौन था, विरोध में कौन था? पूरे यूरोप का सिर्फ एक ही दुश्मन, एक ही विलन, और वो है ऑस्ट्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल ने काउंट कावूर को प्रधानमंत्री बनाया था, याद है ना? और तो और बिस्मार्क को भी प्रधानमंत्री बनाया था। ये क्वेश्चंस का जवाब आंसर में कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आखिर बिस्मार्क को प्रधानमंत्री किसने बनाया था। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम देख। अगर बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की, तो अपना एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? आपको याद है गैरीबाल्डी? गैरीबाल्डी जो कि हमने इटली के एकीकरण में पढ़ा था, दक्षिण इटली का एकीकरण इसने किया था, और अपनी सारी संपत्ति किसको देकर? याद है? विक्टर इमैनुअल को सौंपकर एक किसान बन गया था। लेकिन किसान बन गया था बाद में, ठीक है, बाद में बना था, लेकिन उससे पहले ये क्या था? पेशे से नाविक था। तो आप कंफ्यूज नहीं होगा किसान लिखेंगे कि नाविक। वो इटली के एकीकरण करने के बाद क्या बना था? किसान बना था, लेकिन उससे पहले नाविक था। तो क्वेश्चन पूछा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। अगला 7वां क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जैसा कि हमने पढ़ा था कि मध्यकाल में सरमला के नेतृत्व में, सरमला एक राजाओं का समूह हुआ करता था, उसके नेतृत्व में एकीकृत था, लेकिन फिर 300 भागों में बट गया था। कौन? जर्मनी। तो फिर नेपोलियन भैया आते हैं और उसके राज्यों को मिला के 39 राज्यों में बदल देते हैं और एक राज्य बनाते हैं जिनका नाम रखते हैं जर्मन राइन राज्य। तो इसका निर्माण किसने करेंगे? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन 3 नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जालवेरिन क्या थी या एक संस्था थी? ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, या जालवेरिन क्या थी? कभी कोई क्वेश्चन को चेंज कर देता है। तो याद रखिएगा जालवेरिन क्या थी? एक संस्था थी व्यापारियों की, व्यापारियों की एक संस्था थी। इससे टीपू सुल्तान भी प्रभावित होंगे, पढ़ेंगे आगे हम। ठीक है, आगे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? याद है? एक तरफ था प्रशा और दूसरे तरफ था फ्रांस।
राजगद्दी के लेकर मैटर को लेकर दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, सेडान का युद्ध 1870 में, और इस युद्ध के बाद जो संधि हुई थी 1871 में, उसे बोलते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। और इसी संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन इसको घुमा के पूछ दे कि जर्मनी का एकीकरण किस संधि के बाद पूरा हुआ, तो आप कहेंगे कि फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद। कब पूरा हुआ? 1871 में। तो आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? अवलंबन यानी सहारा लेना। किसने सहारा लिया? बिस्मार्क भैया, आपको याद है बिस्मार्क क्या कहते थे कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो पहले ऑस्ट्रिया को युद्ध के मैदान में हराना पड़ेगा। युद्ध के मैदान में हराना पड़ेगा यानी रक्त और लौह का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसका सहारा लिया था बिस्मार्क भैया ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? किससे वो लोग इंस्पायर होते थे? यूनान के लिए ही तो इंस्पायर होते थे, तभी तो उसका याद कराने के लिए लॉर्ड बायरन गया था, इंग्लैंड का महान कवि, याद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के बीच में हुई? तुर्की और हंगरी। आपको ये दोनों आंसर लग रहा होगा कि तुर्की भी था एक तरफ से और एक तरफ से सॉरी यूनान, लेकिन यहां पर आंसर आपका तुर्की होगा, यूनान नहीं, क्योंकि यूनान की तरफ से 3 देश भी तो थे। एक था फ्रांस और दूसरा था इंग्लैंड और तीसरा था रूस। तो ये तीनों भी थे। तो इन तीनों ने संधि किया था, ना कि यूनान ने। यूनान को इस समय देश नहीं बना था, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा तुर्की। समझ? आइए बच्चों, अब हम आगे की वीडियोस को देखते हैं। ठीक है, अभी तक हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा, लेकिन आपके बुक में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और निम्नलिखित समूहों का मिलान करें भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस अब आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इनसे आधारित और इनसे मैच करके आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो आपके बुक का सोल्यूशन हम करते हैं, लेकिन इसका ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ या जन्म हुआ। आखिर वो कौन सा युद्ध था? ठीक है, आखिर वो कौन सा युद्ध था जिसमें जर्मनी का उदय हुआ और एक महाशक्ति का पतन हुआ? आपको याद है? आपको सेडेवा का युद्ध याद है, जो कि ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में हुआ था। यूरोप में ऑस्ट्रिया एक बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती थी, लेकिन जब जर्मनी ने उसे हराया तो उसकी सारी शक्ति एक तरह से मानिए खत्म हो गया और पूरे विश्व के मानचित्र पे जर्मनी का उदय हुआ। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेडोवा के युद्ध में। कब हुआ था सेडोवा का युद्ध? अगर आपसे पूछे तो 1866 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2 क्वेश्चंस इस लाइन से पूछे जा सकते हैं। सेडोवा का युद्ध कब हुआ? 1866 ईस्वी में। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो जर्मनी उस समय नहीं था, उसमें प्रशा था। ठीक है, प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में। और तीसरा, किस युद्ध के बाद एक महाशक्ति का पतन तथा दूसरी महाशक्ति का उदय हुआ? तो सेडोवा का युद्ध में। एक लाइन से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बिहार बोर्ड में। अगला क्वेश्चन, सेडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ। अभी तो हम बताएं सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। एक तरफ था ऑस्ट्रिया और दूसरे तरफ था प्रशा, इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, एक सबसे कंफ्यूजन वाला है सेडोवा और दूसरा है सेडान। तो सेडान का युद्ध डॉन मतलब समझ रहे हैं, फ्रांस यूरोप का डॉन था, तो फ्रांस और प्रशा के बीच में होता है सेडान का युद्ध। लेकिन सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में होता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का भी अंत कर दिया। किसके युग का? मेटरनिख युग का। मेटरनिख जो कि घोर प्रतिक्रियावादी शासक था ऑस्ट्रिया का। आगे, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां रहते थे, कौन रहते थे भाई? पोप भैया रहते थे, जो इटली का एकीकरण करने नहीं देना चाहते थे। पोप रहते थे जो इटली के देश से बचा रहा। किस चीज से बचा रहेगा? युद्ध से बचा रहेगा? नहीं, हमने एकीकरण पढ़ा था, इटली के एकीकरण से बचा रहा। गैरिबाल्डी ने बोला छोड़ो इसको, भाड़ में जाओ। विक्टर इमैनुअल ने लास्ट में बोला इसको छोड़ो, ये चला जाए, नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलने दिया जाए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो लोग आगे बढ़ गए थे। ठीक है, आइए तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश को वहां का राजा घोषित किया गया। कौन था? याद है? वोट देने वाला ओटो। ठीक है, ओटो वहां का राजा घोषित होता है। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी टूथपेस्ट नहीं, आप मजाक को समझिए, ये था बुडापेस्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
निम्नलिखित समूहों का मिलान करें। ये भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बना के आपके एग्जाम में जरूर दिए जाते हैं। जैसे हाँ, तो मेजनी का संबंध किससे था? मेजनी एक राजनीतिज्ञ था, साहित्यकार था तथा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। तो यहां पर हम मेजनी को मैच करेंगे किसमें? राजनीतिज्ञ में। अगला है हीगेल। हीगेल आपको याद है, हीगेल दार्शनिक था जिसने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया था। जर्मनी के करंट वाले वीडियोस में हमने इसको देखा था। तो हीगेल का संबंध हो जाएगा दार्शनिक से। अगला बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। अब आपके लिए एक नया शब्द आएगा, चांसलर क्या होता है सर? तो चांसलर प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ठीक है। आगे विक्टर इमैनुअल का संबंध कहां से था? इटली से था, ठीक है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये भी मैच द फॉलोइंग है। हालांकि ये भी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। तो अगला है वियना सम्मेलन का आखिर इस पे किसने मैच करेंगे? तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, याद रखेंगे। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के नेतृत्व में हुआ था, और उसमें अर्लेय राजवंश के स्थान पर बुर्व राजवंश की पुनर्स्थापना की गई थी। इतनी बात को याद रखेंगे। नेपोलियन के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया था, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे मेटरनिक का पतन, सबका बुरा दिन आता है और मेटरनिक का बुरा दिन आया था 1848 में, जब वहां पर फ्रांस की क्रांति हो जाती है, तीसरी क्रांति तब। आगे इटली का एकीकरण 1871 में पूरा होता है। इटली और जर्मनी दोनों का एकीकरण 1871 में पूरा होगा। जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा पूरा होता है, ये भी बात याद रखेंगे। अगला सेडान का युद्ध, इसी युद्ध के तो बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है, तो ये होता है 1870 में, ठीक है। इतना देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोसुत को किसमें मैच करेंगे? कोसुत के बारे में याद है? कोसुत, हाँ, कोसुत का संबंध किसमें था इसमें से, ठीक है। तो आपको याद है कोसिस और फ्रांसिस डिक, याद आ रहा है? हंगरी का जब हमने आंदोलन पढ़ा था तो उसमें, तो कोसुत का संबंध हंगरियन राष्ट्रवादी नेता से हो जाएगा, ठीक है। आगे एड्रियानोपुल की संधि, यही संधि तो हुआ था यूनान और तुर्की के बीच में। यूनान की तरफ से 3 देश, फ्रांस और इंग्लैंड और रूस थे, तो ये हुआ था 1829 ईस्वी में। तीसरा, यूनान को स्वतंत्रता मिली थी उसके 3 साल बाद 1832 में, और बचा पोलैंड का आंदोलन, तो वो हो जाएगा 1863 में। अब आइए हम लोग देखते हैं जो अति लघुतरीय प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए बच्चों अब हम लोग देखेंगे अति लघुतरीय प्रश्न, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। 2 नंबर के आपको क्वेश्चन दे देंगे कि लिखिए, और उन क्वेश्चंस का आंसर लगभग 20 शब्दों में दिया जाता है। कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अनुमानतः लगभग उसे 20 शब्दों में उन सब क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है अति लघुतरीय, वो है राष्ट्रवाद क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रवाद क्या है। इसको तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, राष्ट्रवाद क्या है। इस क्वेश्चन को हम शुरू से यही तो डील करते आ रहे हैं। आखिर राष्ट्रवाद है क्या? बताया था मैंने कि जिस शब्द के आखिर में वाद लगता है वो एक विचारधारा होती है। तो हम लिख देंगे राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। पहली बात तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, ठीक है, विचारधारा है। और क्या है? ये क्या करती है? जो लोगों को ब्रिज के तरह काम करती है। जैसे ब्रिज 2 जगहों को जोड़ता है, वैसे राष्ट्रवाद 2 लोगों को जोड़ता है। 2 लोग मतलब 2 लोग नहीं, किसी परिवेश में रहने वाले, मान लीजिए कोई धार्मिक परिवेश से आता है, कोई आर्थिक परिवेश से आता है, कोई राजनीतिक परिवेश से आता है, तो उन लोगों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश में रहने वाले लोगों को जोड़ने का काम करती है। में रहने वाले लोगों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है।
समझ में आ गया? इतना आप लिख सकते हैं। आपके देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 शब्द हो गया हमारा। लगभग 20 शब्द लिखे जाते हैं। अब आपको गिनना नहीं है, आप अनुमान लगा लीजिएगा 20-22 शब्द हो जाए, कम भी ज्यादा हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, अच्छा खासा एग्जाम्पल भी सकते हैं अगर आपको बढ़ाना होगा। लेकिन जो शब्द सीमा दिया रहता है उस सब सीमा का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि राई का पहाड़ ज्यादा बना दीजिएगा, अच्छे खासे से लिखिए, न ज्यादा हो जाए न ज्यादा कम हो। अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो है मेजनी कौन था। ठीक है, चलिए आइए उस क्वेश्चन को लिखते हैं और देखते हैं मेजनी कौन था। मेजनी कौन था, बात करें अगर छात्रों मेजनी कौन था, अगर इसके बारे में आपको लिखने को बोल दूं तो आप पूरा एक पेज लिख देंगे उसके कामों के बारे में। ठीक है, लेकिन ये है 2 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको अपनी शब्द सीमा को ध्यान रखना है। क्या लिखेंगे आप? पहले तो लिखेंगे मेजनी का इंट्रोडक्शन। मेजनी साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा योग्य सेनापति था। ये लाइन तो आप लिखेंगे जरूर। चलिए आइए लिखते हैं मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, राजनीतिज्ञ और कार्बोनरी जो संस्था थी उसका सदस्य था। सॉरी, सेनापति था, सदस्य तो था ही। कार्बोनरी का सेनापति था। अब इतना तो हो गया। अगर आपको और बढ़ाना है तो आप और इसमें पॉइंट डाल सकते हैं। उसने 1831 में यंग इटली नामक संस्था की क्या नाम है, स्थापना की, यंग इटली। ठीक है, और उसके 3 साल बाद यानी 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। ठीक है, और इसके बारे में आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं कि उसने क्या नाम है, देखा कि मौका अच्छा है तो आक्रमण करना चाहा, लेकिन ऑस्ट्रिया ने उसको दबा दिया तो पलायन कर गया, फिर दोबारा आया, फिर पलायन कर गया। ये सारी बातें आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन में मेरे अनुसार इतना काफी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अपना तीसरा क्वेश्चन है जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं थी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं थी। ऐसे तो बच्चों अगर बात करें जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं तो बहुत सारी बाधाएं थी। लिखते हैं चले तो हम 2-3 पेज लिख सकते हैं, लेकिन आपको बार-बार मैं कह रहा हूं शब्द सीमा का खासा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस आपके अति लघुतरीय यानी कम लगभग 20 शब्दों में लिखना है, तो ज्यादा इसको बड़ा ना करके हुए हम छोटा-छोटा में भी लिखेंगे। पहली बात तो बाधाएं, आपको पता है पूरे यूरोप का सिर्फ एक दुश्मन, पूरे यूरोप का सिर्फ एक गुंडा, और वो कौन था? ऑस्ट्रिया। तो लिख देंगे, हेडिंग बना देंगे कि निम्नलिखित बाधाएं थी। ये अगर आप बड़ा करना चाहते तो लिखेंगे जर्मनी की एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। ठीक है, निम्नलिखित बाधाएं, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ये होगा। कौन कौन सी बाधाएं थी? तो पहली जो बाधा थी उस बाधा का नाम है खुद ऑस्ट्रिया। ठीक है, पहली बाधा का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का प्रभाव, यही तो सारा अपना प्रभाव बनाए हुए रखा था, सबका दुश्मन तो यही था ही। ठीक है, दूसरी जो अपनी बाधा थी उस बाधा का नाम है वो जो 300 भागों में बटा हुआ था। जर्मनी जो 300 भागों में बटा हुआ था, जर्मनी का 300 छोटे बड़े भागों में
बटा होना। ठीक है, आप कम से कम अगर 2 नंबर के क्वेश्चन है तो 3 बाधाएं लिखिएगा, और जो तीसरी बाधाएं थी उस तीसरी बाधा में आप लिख सकते हैं बहुत सारे, लेकिन एक बाधा आपको याद है कि वहां के लोग आपस में बटे हुए थे, वहां के लोगों की धर्म, संस्कृति, कल्चर अलग अलग था। तो जब लोग ही बटे रहेंगे तो एकीकरण में बाधा तो होगी। तो लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना का अभाव, आप इसको लिख सकते हैं, राष्ट्रवादी भावना का अभाव। ठीक है, इत्यादि आप और भी बहुत सारे कारण लिख सकते हैं, लेकिन इतना काफी है। अब आपके सिर्फ एक क्वेश्चन बचते हैं जो कि लघुतरीय में है, वो है मेटरनिक युग क्या है। चलिए पहले हम इसको इरेज करते हैं, फिर उसको देखते हैं मेटरनिक युग क्या है। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर अपना चौथा देखते हैं, जो कि है मेटरनिक युग क्या था। मेटरनिक युग क्या था, इसके बारे में भी आप बहुत ज्यादा लिख सकते हैं। क्या है बाबू, क्या था नहीं है, क्या है, क्योंकि युग थोड़ी ना मरता है, भले इंसान मर जाता है, वो इंसान गया, जाने दीजिए उसको। मेटरनिक युग क्या है, ये क्वेश्चन है। आपको याद है 1815 में नेपोलियन के अंत के बाद, जब नेपोलियन की हार हो जाती है वाटरलू के युद्ध में, तो सारी विजय शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इकट्ठा होती है, और उसकी अध्यक्षता करता है मेटरनिक। कौन अध्यक्षता करता है? मेटरनिक। और ऐसा सिस्टम बनाता है जिसका उद्देश्य होता है कैसे भी नेपोलियन के प्रभाव को कम कर देना, पुराने प्रभाव को लागू कर देना। और 1815 से 1848 तक पूरे यूरोप में उसका प्रभाव रहता है, और वही 1815 से 1848 तक के युग को मेटरनिक युग कहते हैं। तो आप इसको शॉर्ट में क्वेश्चन है तो चूंकि शॉर्ट में लिखेंगे, अगर मान लीजिए आपको कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दे मेटरनिक के बारे में बताएं तो ये सारी बातें लिख सकती है। तो आइए हम शॉर्ट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि वियना सम्मेलन के बाद वियना सम्मेलन के बाद, कब हुआ बेटा वियना सम्मेलन बाबू? 1815 ईस्वी। ठीक है, के बाद पूरे यूरोप में मेटरनिक का प्रभाव बढ़ जाता है। पूरा एकदम हीरो की तरह काम करता है, जबकि हीरो था नहीं, लोगों को बस डराने का काम करता था। ठीक है, मेटरनिक का प्रभाव बढ़ जाता है, और कब तक रहता है? और 1848 तक जारी रहता है, 48 तक जारी रहता। ठीक है, इसी युग को मेटरनिक युग कहते हैं। 1815 से 1848 तक के युग को मेटरनिक युग कहते हैं, को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। चलिए बच्चों, इसी के साथ आप सभी का अभ्यास वाला एक चरण पूरा हुआ है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी पूरा आपका सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हुआ है। अभी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 5 जो कि आपकी बुक में है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 5 आपके हैं। उन दोनों का हम लोग सॉल्यूशन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी टॉपर्स बन सके। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।